उपन्यास के 10वें भाग में सहकार संगठन के आने के बाद मछुआरों की चौमासे की समस्या समाप्त हो गई है और उनके भीतर अकाल और दरिद्रता में जो जीने की नौबत आती थी वह समाप्त हो गई है। करूपन मछली संरक्षणशाला और डिब्बा बंद के लिए एक बड़ा कारखाना शुरू करता है, जिसके लिए वह सरकार से अनुदान प्राप्त करता है और कुछ पैसे बैंक से लोन के रूप में लेता है। करूपन का यहाँ पर सपना होता है इस कारखाने के माध्यम से कि वह पूरे देश में जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको काम पर लगाया जाए, उनकी सेवाएं ली जाए और इस तरीके से जो है जो समुदाय है, जो तुर्त है, उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इसी प्रक्रिया के दौरान वह समाचार पत्रों में विज्ञापन करवाता है रिक्तियों की और बहुत सारे फार्म आते हैं। साक्षात्कार के दिन उसको पता लगता है कि जो बेरोजगारी की समस्या है, जो बेकारी की समस्या है, वो केवल मछुआरा समुदाय की समस्या नहीं है। पूरे के पूरे देश में पढ़े लिखे युवा बेरोजगार बैठे हैं। लेकिन ईमानदारी से नियुक्त करना भी उसे अत्यधिक चुनौतीपूर्ण लगता है, क्योंकि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, नातेदार, रिश्तेदार सभी अपने जानने वालों की नियुक्ति के लिए दबाव बनाते हैं, जिससे करूपन अत्यधिक परेशान होता है, खिन्न होता है और वह तय करता है कि जो योग्य हैं उन्हीं को काम पर रखा जाएगा। और वह एक युवक जो इकोनॉमिक्स से एमए पास आउट है उसको मैनेजर के पद पर रखता है। इसके साथ ही वह तय करता है कि जो मछुआरे हैं, जो मछुआरे समुदाय में कार्यकुशल युवक हैं, उन्हीं को काम पे रख करके कारखाने को आगे बढ़ाया जाएगा। बाहर से किसी को काम पर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके के दबाव नियुक्त में आते हैं उससे लगता है कि ईमानदार से काम करना बहुत ही मुश्किल है। और इस कारखाने का उद्घाटन मुख्यमंत्री और करूपन के हाथों, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री और चातु के हाथों से करवाता है। और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं और चातु दोनों करूपन के पास आए हुए थे इस संदर्भ में कि आने वाले चुनाव में करूपन एमएलए का चुनाव लड़े और चातु एमपी का चुनाव लगे। शुरुआत में मना करने के बाद करूपन तैयार हो जाता है एमएलए के चुनाव के लिए और चातु एमपी के चुनाव की तैयारी में लग जाता है। जो 11वां भाग है उपन्यास का, उसमें चुनाव के दौरान होने वाली घटनाओं का जिक्र किया गया है। लेकिन इससे पहले ही जो चातु है उसकी बहन मीना आत्महत्या कर लेती है और वह 5 माह से गर्भवती थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, और मुख्यमंत्री के बेटे को अपनी पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पाती है। इसके साथ ही इसी भाग में यह बताया गया है कि सरसू और लक्ष्मी दोनों कितनी महत्वाकांक्षी महिलाएं हैं और ये दोनों मीना को गलत साबित करती हैं और उसको कहती हैं कि मीना के भीतर व्यवहारिकता नाम की कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि उसके भीतर सुख सुविधाएं, उसके पास समस्त सुख सुविधाएं मौजूद थी और उसे जीवन के जो सुख हैं उसका आनंद लेना चाहिए था, ना कि पुरानी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन की लीला को समाप्त करना चाहिए था। ऐसा वार्तालाप इस भाग में हुआ है। इसके साथ ही भारतीय परिवेश में जो चुनाव का माहौल है वह उससे मछुआरा समुदाय अछूता नहीं है। ये भी जिक्र इस भाग में आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि चुनाव के दौरान शराब, नशाखोरी, गांजा, चरस और जिस तरीके से अनैतिक आचरण है वो समस्त आपको 11वें अध्याय में देखने के लिए मिलेंगे। जो चुनावी दांव पेच हैं वो मछुआरा समुदाय में किस तरीके से उसका उपयोग होता है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। चातु बड़े बड़े होटलों में मीटिंग करता है और
गुंडे रख करके किस तरीके से चुनाव जीता जाए, इसके बारे में पूरा का पूरा वर्णन आपको 11वें अध्याय में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही जो करुप्पन कथानायक है उसकी विचारधारा भी इस अध्याय में विद्यमान है, जो एक आदर्श लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत जरूरी है। और लेखक करुप्पन के विचारों के माध्यम से चाहता है कि देश में आदर्श लोकतंत्र की स्थापना हो, और कमोबेश वह स्थापना उपन्यास में करता भी है, क्योंकि चुनाव के बाद चातु जो गलत रास्ते अपना करके गुंडागर्दी के दम पर, पैसे के दम पर चुनाव जीतना चाहता है एमपी का, वह चुनाव में पराजित होता है और करुप्पन एमएलए के चुनाव में जीतता है। तो करुप्पन का जीतना और चातु का पराजित होना यह दिखाता है कि लेखक चाहता है कि हमारे देश में जो आदर्श प्रजातंत्र है उसकी स्थापना हो। लेकिन जब 12वें अध्याय में पहुंचते हैं तो वहां पर लेखक ने इस उपन्यास को आप कह सकते हैं दुखांत की त्रासदी के रूप में इसका अंत किया है, क्योंकि सागर की गलियां जो होटल है वहां पर पुलिस और कस्टम डिपार्टमेंट की रेड पड़ती है और सागर की गलियां का मैनेजर जो अनिल है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी दौरान करुप्पन चातु और लक्ष्मी से मिलने के लिए जाता है। उसे बड़ी सिंपैथी है कि चातु चुनाव में पराजित हुआ है, लेकिन लक्ष्मी और चातु दोनों वहां पर मिलते नहीं हैं, क्योंकि वहां पे पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। पुलिस ने पूरे के पूरे होटल को अपने कब्जे में कर रखा है और पता लगता है कि वहां पर सोना, चरस, गांजा, अफीम और बहुत सारी चीजें उस होटल से बरामद हुई हैं। और इसके साथ ही जब वहां पर चातु और लक्ष्मी नहीं मिलते हैं तो करुप्पन बहुत चिंतित होता है और वह समुद्र किनारे जाकर के चिंतामग्न बैठ जाता है। इसी दौरान कुछ हथियारबंद लोग उस पर हमला करते हैं और करुप्पन जो कथानायक है उसकी हत्या कर देते हैं। और उसकी मौत के बाद ही एक तूफान आता है और उस सुनामी में पूरा का पूरा जो सागर की गलियां होटल है उसका नामो निशान मिट जाता है। वो अब समुद्र अपने आगोश में सागर की गलियां होटल को ले लेता है। लेकिन लेखक ने जो आदर्श समाज की परिकल्पना की है उसके अनुरूप इस उपन्यास का अंत भी दिखाया है। भले ही करुप्पन की मौत होती है, लेकिन जो दिखाया गया है कि सागर की लहरें करुप्पन की चिता जहाँ पे जलाई जाती है, जहाँ पर उसको अग्नि दी जाती है, उस जमीन को छूकर वहीं से लौट जाती हैं। और सागर की गलियां तो का नामो निशान तो मिटता है, लेकिन जो तुर्क समुदाय है, जो करुप्पन का कारखाना है या जो वहाँ के लोग हैं, उनको इस सुनामी से कोई असर नहीं पहुंचता। हालांकि वे अपने नायक के जाने से खिन्न हैं, परेशान हैं। और इस उपन्यास में थोड़ा सा जिक्र दिया गया है, आप कह सकते हैं कि नकारात्मक कैरेक्टर दिखाया गया है और बेलुतम्मा का, क्योंकि बेलुतम्मा के जन्म के बाद करुप्पन जो उसका पति है उसकी मौत हो जाती है और माफ़ कीजिएगा, बेलुतम्मा को बेटी पैदा होती है और करुप्पन की मौत और बेटी का आना दोनों लगभग एक ही समय में होता है, जिसे बेलुतम्मा यह मानती है कि ये उसके लिए सौभाग्यशाली नहीं है, कुलक्षणी है। तो मछुआरा समुदाय में जो कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास है, लेखक ने बेबाकी से इस उपन्यास में उठाया है। इस तरीके से यह उपन्यास 12 भागों में है जो यहाँ पर समाप्त होता है। और लेखक ने इसमें मछुआरों के बीच जो भी आदर्श है, जो भी उनके बीच में कुरीतियां हैं, उन दोनों को बेबाकी से उपन्यास में रखने का प्रयास किया है। यहाँ पर यह उपन्यास समाप्त होता है। इसके बाद अगर उपन्यास की भाषा के संदर्भ में हम बात कर लें
तो उपन्यास की कथा में प्रवाह विद्यमान है। आप इसकी कथा से आकर्षित होंगे और बड़ी चाव के साथ इसका आनंद ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन बीच बीच में कुछ शब्द ऐसे आए हुए हैं जो एक जिसको मलयालम भाषा का ज्ञान नहीं है, हो सकता है उनके लिए थोड़ा सा समस्या हो, लेकिन समस्या नहीं होगी क्योंकि लेखक ने उसके फुटनोट में उसकी अर्थ भी दे दिए हैं। जैसे मुखपन शब्द आया हुआ है, चिरट्टा, चूरा, मत्ती है, मॉडर्न, कडलम्मा, कडलम्बा सागर मैया को कहते हैं, कप्पा है, विशु, ऐसे शब्द आए हुए हैं जो केरल के स्थानीय शब्द हैं और जिसको यहाँ के निवासी आसानी से समझते हैं। गैर भाषा भाषी अगर इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको यहाँ की, अगर आपको लोक संस्कृति के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं तो थोड़ी सी आपको मशक्कत करनी पड़ेगी उस उपन्यास के संदर्भ में। उपन्यास की कथा में प्रवाहमयता विद्यमान है। जो पात्रों के बीच में वार्तालाप है बहुत छोटे छोटे कथनों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। जब पात्रों की बात कर ली जाए तो बेलुतम्मा इस उपन्यास की नायिका है। यह 8 भाइयों के बीच एक कन्या का जन्म होता है बेलन और कालियम्मा के द्वारा, कालियम्मा के द्वारा, और यह बेलन की आखिरी संतान है। करुप्पन इस उपन्यास का कथानायक है जो बाद में एमएलए का चुनाव जीतता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। यह श्यामल युवक है, वीर है, साहसी है। इसके भीतर में नेतृत्व की क्षमता विद्यमान है और कर्तव्य और जीवन पथ पर यह अग्रसर होता है। नवविवाहित होने पर भी यह अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता और मछली पकड़ने के लिए जाता है। और यह चातु के साथ मिल करके एक ही पार्टी से चुनाव लड़ता है जिसमें चातु को एमपी के पद पर हार मिलती है, लेकिन एमएलए का चुनाव वह जीतता है। और आप ये कह सकते हैं कि एक आदर्श युवक के रूप में लेखक ने इसको दिखाने का प्रयास किया। इसके साथ ही वेलन और कालियम्मा जो कथा नायिका की माँ और पिता हैं, इनके माध्यम से लेखक ने जो मछुआरा समुदाय में आप ये कह सकते हैं कि कुरीतियाँ हैं और जो उसके रीति रिवाज हैं, जो संस्कार हैं, जो तीज त्यौहार हैं, उसको इन्होंने रमन नायर जी ने प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही लक्ष्मी एक महत्वपूर्ण किरदार के रूप में इस उपन्यास में आती है और लक्ष्मी का जो चित्र लेखक ने इसमें रखा है कि 2 भाई और इसके पिता की मौत हैजा से हो गई थी। माँ का पहले ही मौत हो चुकी थी और लक्ष्मी स्वयं से विवाह करती है, लेकिन उसका पति हिंजड़ा निकलता है और पूरा समाज उसको जो है आप ये कह सकते हैं कि नज़रअंदाज करता है, जिससे वह खिन्न है। ऐसे में चातु उसको सहयोग देता है और ये लक्ष्मी चातु के साथ में रहती है और उसकी सहयोगिनी बनती है। और जब सागर की गलियां होटल बनता है तो आप ये कह सकते हैं कि सागर की गलियां होटल की एक रूप से मालकिन के रूप में जो है लक्ष्मी निकल करके आती है। पूरे चुनाव के दौरान चातु के साथ रहती है। उसके भीतर कहीं ना कहीं जो स्त्रीयोचित गुण है वह विद्यमान है। एक आप ये कह सकते हैं कि आबरू के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी अस्मिता के लिए वो शुरुआत में संघर्ष करती है, लेकिन अंत में चातु के प्रेम के वशीभूत होकर के वह क्या करती है, अपने को पूर्णतः समर्पित कर देती। चातु चाहे उसे सही काम करवाए चाहे गलत काम करवाए, वह किसी चीज़ का प्रतिरोध नहीं करती है। उपन्यास के अंत में ज्वारभाटा आता है और इसमें उसकी मौत होती है। चातु और लक्ष्मी की लाश 2 दिन बाद समुद्र के किनारे मिलती है। इसके साथ ही बेलू और वल्ली का जिक्र आया हुआ है जो चातु के माँ बाप हैं। यह चाहते हैं कि इनका बेटा ईमानदारी से कमाए और जो इनकी 2 बहनें मीना और सरसू हैं उनके विवाह का प्रबंध करे, लेकिन यह आवारा घूमता रहता है और बेलू और
वल्ली दोनों मोहम्मद नामक का युवक है, जो उपन्यास में कथा के दौरान मैंने आपको बताया है कि उससे 15,000 रुपये उधार लेकर के अरब के देशों में कमाने के लिए भेजता है। लेकिन बाहर निकलने के बाद उसको चातु को जीवन की चुनौतियों का आभास होता है और उसे लगता है कि अपने को ईमानदारी से कमाना कितना मुश्किल है। वह जल्द से जल्द बड़ा आदमी बनना चाहता है और अपने अरब मालिक से पैसे लेकर के चोरी करके आता है और यहाँ पर तुर्क में अपना एक विशाल होटल खोलता है। चातु के बारे में काफ़ी बातचीत हो चुकी है। बेलू और वल्ली का पुत्र है, मीना और सरसू उसकी बहन है, जिसके भीतर जल्द से जल्द बड़ा बनने की लालसा है। इसके लिए वह स्मगलिंग, गांजा, चरस, अफीम, सोने का व्यापार आदि की कालाबाजारी करता है और तुर्क में अपना पूरा का पूरा काला व्यापार स्थापित करता है और सागर की गलियां नामक होटल भी खोलता है। और लक्ष्मी इसमें इसकी सहयोगिनी बनती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और इस होटल में जो चातु होटल खोलता है, सागर गलियां, यहाँ से पूरे देश की राजनीति संचालित होती है और समाज के बड़े बड़े नेता, अधिकारी, सभी लोग यहाँ पर आते हैं और उनका ये काला पक्ष है, स्याह पक्ष है, उसको लेखक ने इसके माध्यम से रखने का प्रयास किया। इस्माइल पात्र आया हुआ जो स्थानीय डीएसपी है और वह मुख्यमंत्री के साथ रहता है और आप ये कह सकते हैं कि जो अनैतिक कार्य हैं वो अनैतिक कार्यों को संपादित करने में इस्माइल का पूरा सहयोग मिलता है चातु को। इसके बाद एक अन्य पात्र आता है कृष्ण कुमार, जो राजनीतिक व्यवसायी है और जो ना तो सरकार को टैक्स देता है और ना मजदूरों को उचित वेतन। 3 होटलों का यह मालिक है। आप ये कह सकते हैं कि इसका पूरा का पूरा जो व्यापार है वह मजदूरों के शोषण पर टिका हुआ आपको दिखाई देगा। इसके बाद एक पात्र जो जिक्र आता है अनिल और सुनील का। अनिल और सुनील नामी गिरामी गुंडे हैं जिनका सहारा लेकर के चातु अपने स्मगलिंग के काम को आगे बढ़ाता है और अनिल को सागर की गलियां होटल का मैनेजर बना देता है चातु। लेकिन सुनील की चातु हत्या करता है क्योंकि सुनील चातु की बहन मीना से प्रेम करता है और मीना भी सुनील को चाहती थी। लेकिन जो चातु की महत्वाकांक्षा है कि मुख्यमंत्री के बेटे के साथ अगर उसकी बहन का विवाह हो जाएगा बड़े घर में तो उसको के व्यापार में उसको मदद मिलेगी। इसके साथ ही एक नया संबंध विकसित होगा, चुनाव लड़ने के रास्ते आसान हो जाएंगे, जिसके कारण मीना का विवाह मुख्यमंत्री के बेटे के साथ करता है और यहाँ पर सुनील की वह हत्या करवा देता है। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि एक बात और जिक्र करूँ मैं उपन्यास के अंत में, उपन्यास की भूमिका के संदर्भ में, जहाँ पर एन रामन नायर ने जो ये 1987 में उनका प्रकाशित उपन्यास है राजपारण सन से प्रकाशित होकर के, इसकी भूमिका में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। जो उन्होंने लिखा है कि अब एक मौलिक हिंदी उपन्यास, वह भी केरल के जनजीवन, प्रकृति, सामाजिक रीति रिवाज और संस्कृति के कुछ आयामों को अभिव्यक्त करते हुए केरल के सागर तटीय मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह मेरा पहला प्रयास है। इसमें 12 महीने की कथा है। इस कारण एक वर्ष के अंदर जो आरवाह और प्राकृतिक परिदृश्य के स्वरूप हैं उन्हें चित्रित करने का किंचित प्रयास किया गया है। केरल की जो पृष्ठभूमि है उसको केंद्र में रख करके उपन्यास लिखा गया है। 12 भागों में लगभग 200 पृष्ठों तक इसकी कथा व्याप्त है। आप इसको पढ़िए और हमको लगता है कि आपको बहुत रोचक लगेगा। इस संदर्भ में मैं इतनी ही बात करना चाहता हूँ और आगे आप सभी को शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत धन्यवाद।